बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। एक हफ्ते से कुछ मेडिकल कारणों की वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी आपके पास। आशा करता हूँ अब से आपके पास वीडियोस रेगुलर आएंगी। अभी मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 2021 से 2025 के सिर्फ 16-17 अच्छे क्वेश्चंस को दे रहा हूँ आपको रिकॉर्ड करके। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इन 16-17 क्वेश्चन में भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक सुपर रिवीजन एक्सपीरियंस होगा। और इसके बाद में मैं आपको ये एक चैप्टर रह गया था क्लास 12 के जेई सेलेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर 21 से 25 के क्वेश्चंस के अंदर। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वीडियो दे रहा हूँ पहले आपको। उसके बाद आपको कल से मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेकर के वेव्स तक का चैप्टर, हर चैप्टर है 30 से लेकर के 40 तक, मिनिमम 30 मैक्सिमम 40-45 क्वेश्चन तक किसी भी चैप्टर में 2021 से 2025 के जेई के सुपर इंपॉर्टेंट सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस डेली मिलते जाएंगे। और हर ऑल्टरनेट डे पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते जाएंगे। ठीक है, ये वाली सीरीज एक बार हम 2 हफ्ते में इतना खत्म करने के बाद में फिर मैं आपको एक बार 10 दिन में यहाँ तक हम पहुँचेंगे चीज़ों के साथ। फिर मैं आपको ओसी और आईओसी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-10 टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो और दूंगा। बहुत शॉर्ट क्रिस्प प्रिसाइज वीडियोस जो कि आधे घंटे से कम की एक वीडियो होगी, जिसमें पक्का 1-2 वीडियो बड़ी हो सकती है जिसमें अगर कोई कन्वर्जन वाला पार्ट है तो, है ना, ऑर्गेनिक की कन्वर्जन आप समझ गए, तो वो जो वीडियोस हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी ओसी और आईओसी में भी नंबर खींचने में। और फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको एवरेज 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक पर चैप्टर में आपको वो भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। इक्विलिब्रियम में थोड़े ज़्यादा होंगे तो किसी चैप्टर में थोड़े कम भी होंगे। आई होप आप समझ गए। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जेई सेलेक्टेड पीवाईक्यूज 2021 से 2025। ठीक है, आइए 2026 के जनवरी सेशन के जेई मेन के आपको सारे के सारे जनवरी सेशन के जेई मेन की सीरीज में मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है, आ जाइए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे सवाल है पहले आपके, देख लीजिए मैंने डेट के साथ डाला हुआ है 2025 में आया है, जेई मेन के अंदर आया है 24 जनवरी। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन हल्का लगे क्वेश्चन भारी लगे मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है 16 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके, 16-17 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, 16-17 ब्यूटीफुल हर टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको इसके अंदर करा दिए जाए। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर कुछ टेस्टिंग हो रही थी पहले। चलिए एनीवेज आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, तो वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है तो आप जानते हैं ना, कॉस्मिक, उससे ज़्यादा वेवलेंथ गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, है ना, फिर विजिबल के बाद इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पर जो दे रखी है उसमें किसकी होगी, एक्सरेज की सबसे कम होगी, λ4 मिनिमम होगा। और सीधे देख लीजिए मैक्सिमम कौन सा होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम माइक्रोवेव्स दिख रहा है, तो λ4 मिनिमम और मैक्सिमम λ4 मिनिमम, मैक्सिमम λ1, λ3, उसके बाद इंफ्रारेड। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ना। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो सबसे एक बार हम देख लेते हैं वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम तो एक्सरेज है, एक्सरेज से ज़्यादा यूवी होगा, एक्सरेज से ज़्यादा यूवी से ज़्यादा इंफ्रारेड से ज़्यादा माइक्रोवेव। सही है बच्चों, तो λ4, उसके बाद λ2, उसके बाद λ3, उसके बाद λ1। सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये जेई मेन वालों ने इंसानियत के नाते क्वेश्चन बनाया है एनटीए ने, क्योंकि इसमें ना 4 वेवलेंथ दे रखी हैं। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, 4 वेव्स दे रखी है और उनकी वेवलेंथ मैच करनी है। तो यहाँ तो आप क्लियरली मैच कर लेंगे 4 वेव्स और उनकी वेवलेंथ को। लेकिन अगर एक वेव दे दी जाए और उसकी 4 वेवलेंथ मेंशन कर दी जाए तो याद करना मुश्किल हो जाता है। खासतौर से विजिबल और अल्ट्रावायलेट तो आप कर लेते हैं, इंफ्रारेड कर लेते हैं, बट आगे जाके माइक्रो रेडियो में थोड़ा जाके दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर तो आप देख लीजिए सिंपल है। ऐसे केसेस में तो क्या होता है भाई, जो सबसे कम है वो है एक्सरेज, है ना, और जो सबसे ज़्यादा है वो माइक्रोवेव होना चाहिए भाई, यही होता है। एक्सरे सबसे कम, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव। तो ऐसे अब इसमें गलती तो हो नहीं सकती, सबसे कम और सबसे ज़्यादा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को तो आप फॉलो करोगे ही करोगे, है ना। तो माइक्रोवेव सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है मीटर में, तो यही है, तो ए मैचिंग विथ 4 है, तो ए मैचिंग विथ 4 है। उसके बाद आप देखिए सबसे कम एक्सरेज है ना, तो एक्सरेज में क्या होगा, एक्सरेज में आएगा यहाँ पर 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, सबसे कम तो यही है ना बच्चों। तो ए मैचिंग विथ 4 और सी मैचिंग विथ 2, तो ए 4 से मैच हो रहा है
A4 से मैच हो रहा है, A4 से मैच हो रहा है, A4 से मैच हो रहा है और C2 से, तो बस ऑप्शन नंबर बी आ गया है ना। उसके बाद देखना चाहें तो आप देख सकते हैं बी मैचिंग विद 1 है यहाँ पर, तो ये अल्ट्रावायलेट होता है, सही बात है। अल्ट्रावायलेट क्या होगा, देखिए 400 से 700 नैनोमीटर तो विजिबल होता है, 400 से 700 नैनोमीटर होता है विजिबल, ये विजिबल होता है ना। अब इससे कम लेंगे अगर आप तो अल्ट्रावायलेट होगा, और इससे ज़्यादा लेंगे तो इंफ्रारेड होगा। तो अब देख लीजिए 400 से कम 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक है तो ये अल्ट्रावायलेट ही होगा, और 700 से ज़्यादा नैनोमीटर पे आएगा, जस्ट ज़्यादा 700 नैनोमीटर पे, तो फिर वो इंफ्रारेड होगा, है ना बच्चों। आई होप आप समझ गए, तो ये आपको समझ आ गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बट आप ये वेवलेंथ के वैल्यूज जरूर याद रखेंगे, है ना बच्चों, ये वेवलेंथ की वैल्यूज आप एक बार याद रख लेंगे, क्योंकि अगर एक वेव देके और उसमें 4 वैल्यू दे दी जाएगी वेवलेंथ की तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आगे जाके लाजवाब क्वेश्चन भी है। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की क्वेश्चन निकालने वाले भी है, एनर्जी डेंसिटी वाले भी है, रेडिएशन प्रेशर भी है, सब कुछ है बालकों, सब कुछ, डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। माइक्रोवेव्स इस बार नीट में भी आया था, और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है 2 घंटे 50 मिनट की, जिसमें पूरे के पूरे 28 चैप्टर के ग्राफ्स, फॉर्मूलेज, शॉर्टकट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं। इवन उसमें से वो भी आ गया था, गैल्वानोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैंने फॉर्मूलेज वाली वीडियो में करा रखा है, आप देख सकते हैं। 2 घंटे 50 मिनट, ऑल ग्राफ्स, ऑल फॉर्मूलाज, 28 के 28 चैप्टर सिर्फ 2 घंटे 50 मिनट में, है ना। तो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस बाय क्लिस्ट्रॉन वॉल्व, ये भी करा रखा था मैंने उसी वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने 28 के 28 चैप्टर कराए हैं आपको, ठीक है। इस साल भी आया था। गामा रेज आर प्रोड्यूस बाय डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, है ना, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस। तो A4 के साथ और B1 के साथ, A4 B1 सिर्फ सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों, है ना। आई होप आप समझ गए। देखिए यहां पर देख लीजिए आप क्या करेंगे, है ना, यहां पर भी आपको यूजेस मैच करने हैं। तो यूवी रेज आर यूज फॉर लेसिक सर्जरी, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ध्यान रखिएगा। लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोम्योलासिस, लेसिक सर्जरी की फुल फॉर्म लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोम्योलासिस, ठीक है। एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए रेडियो वेव्स यूज नहीं होती, माइक्रोवेव्स यूज होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लोग फंस जाते हैं। रेडियो और माइक्रोवेव्स दोनों दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रेडियो वेव यूज होती है क्या, माइक्रोवेव्स यूज होती है। इंफ्रारेड फिजियोथेरेपी बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स, और एक्सरेज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स इन बोन्स भी यूज होता है, और एक्सरेज कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। गामा रेज भी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि एक्सरेज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है, याद रखिएगा ये बात, है ना। कल को दे दिया जाए और आपको दिक्कत हो जाए तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। माइक्रोवेव्स ए मैचिंग विद 4, ए मैचिंग विद 4, ठीक है। तो क्लिस्ट्रॉन वॉल्व आ गया, ए मैचिंग विद 4, उसके बाद बी मैचिंग विद 3, बी मैचिंग विद 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए बालकों। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, ओके। सबसे पहले आप याद रखिए ये बात कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 आएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 30 है। स्पीड ऑफ लाइट होता है E0 बाई B0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आ रहा है आपका 30 टाइम्स C, 30 टाइम्स C तो सब में ही है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है वेव का, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस, क्योंकि ओमेगा t और kz है ना, के साइन ऑपोजिट हैं, तो इसलिए वेव जो है वो पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग जा रही है। अच्छा, तो उसके बाद वेक्टर E क्रॉस B करने पे, वेक्टर E क्रॉस B करने पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आना चाहिए, जो कि k कैप आना चाहिए, है ना। तो अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, कि E क्रॉस B करने पे k कैप किस केस में आ रहा है, एक। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या, तो इस केस में तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है। इस केस में देखिए ये आ रहा है आपका √3/4 माइनस √3/4, तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसमें देखिए इसमें दोनों प्लस में तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ही नहीं ना, जब इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो, हाँ ठीक बात है। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, ये 3/4 माइनस 1/4, इसमें भी नहीं आ रहा 0, अरे वाह, बस इसी ऑप्शन में आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है बच्चों। तो 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप ये आंसर है। वैसे E क्रॉस B करने पे k कैप भी आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर करने पे k कैप भी आना चाहिए, तो वहां पर भी आप चेक कर सकते थे।
आई होप आप समझ गए। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 100 है। हाँ सही है भाई, बिल्कुल सही है। इन अ सिलेंडर जिसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर है, एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है 200 सेंटीमीटर, सही है। और ठीक है, होल्ड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड इट, ठीक है कोई बात नहीं, इसकी रेडियस हम आर मान लेते हैं, ठीक है। इफ अनदर सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ बट हाफ द डायमीटर, मतलब रेडियस हाफ है, लेंथ आपको दूसरे सिलेंडर में सेम लेनी है, लेंथ आपको दूसरे सिलेंडर में सेम लेनी है, बट डायमीटर हाफ है, मतलब रेडियस हाफ है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं होल्ड्स द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एल। ये एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय अगर आप वॉल्यूम कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पर भी वही है, हाफ एप्सिलॉन नॉट नई इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ई डैश का स्क्वायर इंटू पाई रेडियस आर बाई 2 का स्क्वायर इंटू लेंथ एल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, पाई आर स्क्वायर एल और पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ई नॉट कितना था पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड था 100, तो 100 इंटू 100 और ये आ जाएगा आपका ई डैश का स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ से ई डैश आ जाएगा आपका 200 न्यूटन पर कूलम। तो जिसका एम्पलीट्यूड 200 है वो आंसर रहेगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आई होप आप समझ गए। मैंने क्या किया है, मेरे को पता था कि एनर्जी जो है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला था, तो मैंने इसलिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर टोटल एनर्जी डेंसिटी लिया है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बोलते तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से क्योंकि इक्वेट ही करना था आपको। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो आपकी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो मैंने वही यूज़ किया है यहाँ पर। आई होप आप समझ गए। फिर इनटू वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी आ गया, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करने पे टोटल एनर्जी आ गया, और वहाँ पर भी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करने पे टोटल एनर्जी आ गया, एनर्जी इक्वेट कर दी, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था इसलिए इक्वेट करी। अगला सवाल देखते हैं क्या है, देखिए। तो ये सवाल है हमारा, अ टाइम वेरिंग potential difference is applied between the plates of a parallel plate capacitor जिसका कैपेसिटेंस 2.5 माइक्रोफैरड है। अच्छा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, बढ़िया। इट प्रोड्यूसेस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है 0.25 इंटू 10⁻³ एम्पियर, सही है बच्चों। अब क्या पूछ रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो आसान है। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गया, आपने एक टाइम वेरिंग वोल्टेज लगा दी, ठीक है। तो चार्ज ऑन दी कैपेसिटर किसी भी मोमेंट पे क्या होगा, CV होगा। जब आप किसी भी मोमेंट पे चार्ज ऑन दी कैपेसिटर को डिफरेंशिएट करेंगे, कैपेसिटेंस को कांस्टेंट लेके, तो CdV/dt आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, C आपसे dV/dt पूछा है, तो आसान सवाल हो गया, बस पूछने का अंदाज अच्छा था। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है आपकी 0.25 10⁻³ कैपेसिटेंस है आपका 2.5 10⁻⁶, ये dV/dt है, तो ये तो आ जाएगा नीचे 10⁻³ अपॉन 10⁻⁵। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आ रहा है यहाँ से, dV/dt यहाँ से आ रहा है 100 वोल्ट पर सेकंड। भाई साहब 100 वोल्ट पर सेकंड आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो 100 वोल्ट पर सेकंड आंसर आ रहा है। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आ जाइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एक बार, क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो देखिए अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें kx - ओमेगा टी kx + ओमेगा टी होता, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा पेचीदा है। पेचीदा क्या है एक बार देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मार्केट का, ठीक है। तो अनकॉमन क्वेश्चन उठाया है मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है ये 57 cos whatever 3x + 4y, हाँ सही है, और 4i कैप - 3j कैप। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर लेना है तो आप यूनिट वेक्टर लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो भी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका, आपने 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यूनिट वेक्टर लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यूनिट वेक्टर लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो
ई कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप बाय 5, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है आपका 57 इंटू 5। सही लग रहा है बच्चों अभी तक तो मुझे, है ना, परफेक्ट लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है 57 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸। पहले तो ये देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का बी नॉट इतना ही आना चाहिए, तो बी नॉट 57, ये के कैप तो 5 तो आ नहीं रहा कहीं भी, ये भाई एम्पलीट्यूड तो वही आना चाहिए ना, एम्पलीट्यूड तो 5 नहीं आ रहा यहाँ पर। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड में 5 नहीं आ रहा, यहाँ पर भी 5 नहीं आ रहा, है ना। अब यहाँ पर भी 5 आ रहा है और यहाँ पर भी 5 आ रहा है। अब इसके बाद हमें देखना है कि नई कहानी क्या है। तो ऐसा है कि अब देखिए, अगर हम सी कैप क्रॉस ई कैप करते हैं तो हमारा ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, तो यहाँ से देख के पता लगता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन 3x प्लस 4y का मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है 3i कैप प्लस 4j कैप, और क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए ई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर था 4i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय फिर से 5 आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है। तो सी कैप होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और ई कैप आप समझ गए, है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं बी कैप के लिए, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है काफ़ी, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25 हो जाएगा नीचे, परफेक्ट है बिल्कुल, 25 हो गया। उसके बाद आई क्रॉस आई 0 हो गया। उसके बाद आई क्रॉस जे आपका के होता है, तो -9 के कैप, सही है। और जे क्रॉस आई आपका माइनस के कैप, तो -16 के कैप, और जे क्रॉस जे 0, तो ये सॉल्व करके आपका माइनस के कैप आता है। तो बस अब तो हो गया, मैग्नीट्यूड 57 इंटू 5/3 इंटू 10⁸, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस के कैप होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको बस याद रखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड करना होता है, तो माइनस का के कैप आना चाहिए आपका। तो बेसिकली फिर आपका ऑप्शन डी आ गया, है ना। कि देखिए ये वाला 5 जो इधर आना चाहिए था वो इन्होंने इधर लिखा हुआ है, वो इधर लिख दिया है, ठीक है। और बाकी सब सेम है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एम्पलीट्यूड 57 इंटू 5/3 इंटू 10⁸। अभी इस 5 को भूल जाइए अगर, क्योंकि मैंने वहाँ यहाँ लिख दिया 5, और माइनस के कैप डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। तो आई होप आप समझ गए, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन माना जाता है मार्केट का। आ जाइए बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। तो फोर्स है 2.4 इंटू 10⁻⁻4, सही है। और इंटेंसिटी है आपकी 360 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही है। इज ठीक है, इज द लाइट एनर्जी फ्लक्स ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ टाइम की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ती, देन एरिया ऑफ द सरफेस क्या होगा। तो आप जानते हैं ना क्या दे रखा है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो एक सरफेस है, हाँ ठीक है, उस पर एक लाइट जाती है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है u/c। अब अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ना, नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो फाइनल मोमेंटम 0। मैं जस्ट डिराइव कर रहा हूँ आपके लिए, हालांकि आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स एक्सर्टेड का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो फोर्स हो गया यहाँ से, मैग्नीट्यूड लेते हैं अगर फोर्स का, तो एनर्जी बाय स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम, पावर हो जाएगा पावर बाय स्पीड ऑफ लाइट, और ये होता है आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना। उसके बाद में पावर को आप इंटेंसिटी इनटू एरिया लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इनटू एरिया बाय स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो फोर्स दे रखा है क्वेश्चन में, आई होप सब कुछ ही दे रखा है ना, हाँ सही है, परफेक्ट है। तो यहाँ पर आपका फोर्स की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻⁻4, इंटेंसिटी है 360 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸8। सही लग रहा है बच्चों, सही लग रहा है अभी तक तो। उसके बाद आ जाएगा ये आपका सॉल्व करके, ये आ जाएगा 120, ये काटा तो इधर आ गया 50, सही है। तो यहाँ से आ गया 10⁻4 डिवाइडेड बाय 50 एरिया, है ना, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, परफेक्ट है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे,
मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा था ऊपर वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं हमसे सवाल। ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन अ मीडियम विद स्पीड दिस। तो किसी मीडियम में स्पीड है 1.5 × 10⁸ सही है। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम 2 है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है। देखिए, किसी भी मीडियम में वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 1/√μ0ε0, सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। और v होता है किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है μm∈m होता है। अब यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा √ में μm/μ0 और इनटू में ε/ε0। तो ये आपका 3 × 10⁸ होता है। v आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1.5 × 10⁸ है। ये हो गया रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी इंटू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सॉल्व करा तो √μr∈r आ गया। μr की वैल्यू 2 गिवन है, εr आपको निकालना है। स्क्वायरिंग कर दिया आपने बोथ साइड्स, तो ये हो गया 4 = 2 टाइम्स εr। यहाँ से εr की वैल्यू आपकी 2 है बच्चों। यहाँ से आपकी εr की वैल्यू 2 है। ऑप्शन नंबर ये जो सी पार्ट है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। आपको स्टेटमेंट्स देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रैवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है बच्चों। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वल आते हैं। और अगर आप कैलकुलेट करने पे आओगे तो 1/4ε0 E0² होता है और ये ही B0²/4μ0 भी होता है। तो ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों, परफेक्ट है, दोनों इक्वल होते हैं। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को E0/B0 और C को 1/√μ0ε0 को पुट करके किसी भी एक एनर्जी डेंसिटी से दूसरी पे आना चाहो तो आ सकते हो, इजीली इक्वल होता है। बिल्कुल ट्रू है ये। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक अ सरफेस, अ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दिस सरफेस। बिल्कुल सही बात है ना। और इसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, और ये I × 1+R/c होता है। इसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई लाइट स्ट्राइक करेगी तो इतना प्रेशर एक्सर्ट होता है। R होता है उस सरफेस का रिफ्लेक्टेंस, जो कि 0 से 1 के बीच में होता है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए रिफ्लेक्टेंस 0, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का रिफ्लेक्टेंस 1, ठीक है बिल्कुल। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं आपकी। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। नो, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। देखिए ना, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बच्चों। आ जाइए, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड इन अ मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का 3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बोल देता हूँ, 3 है, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 6 × 10⁸। तो ये वेव की इंटेंसिटी 6 × 10⁸ है ऐसा यूनिट में। फॉल्स नॉर्मली ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का केस है, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था। रेडिएशन प्रेशर था इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इंटू 1+R। R होता है रिफ्लेक्टेंस। R क्या होता है, रिफ्लेक्टेंस। और यहाँ पर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बोला है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, तो रिफ्लेक्टेंस 0 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होगा C/μ। तो यहाँ से आपका रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इंटेंसिटी कितनी है बच्चों, इंटेंसिटी है 6 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। ये सॉल्व करके आता है बच्चों यहाँ से 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 Nm/m²। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्रोपेगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइब बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, बाकी आपको दिख ही रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेव की, एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये। तो इंटेंसिटी होता है बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और पावर हो जाएगा, है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या पावर अपॉन एरिया होता है ना इंटेंसिटी, ठीक है। तो हो जाता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। अब एनर्जी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, लेंथ को लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम। आ गया ना बच्चों, देख लीजिए, एरिया और टाइम कैंसिल करेंगे तो इंटेंसिटी
एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट होता है। एनर्जी डेंसिटी को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी। बस फिर हो गया क्वेश्चन। उसमें क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ये इंटेंसिटी है, सही है। हाफ एप्सिलॉन नॉट जो भी है 8.85 10 की पावर -12, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है 200, तो 200 इंटू 200 है ना, इंटू स्पीड ऑफ लाइट आपका वैसे स्पीड ऑफ लाइट कोफिशिएंट ऑफ टी किसी भी वेव की इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ना स्पीड ऑफ लाइट, सही बात है। तो ये आएगा हमारा सॉल्व करके 1.5 इंटू 10⁻9 अपॉन 5, तो वही आ गया हमारा 3 इंटू 10⁸। तो यही एक्सपेक्टेड था, कुछ और आता तो जो वैल्यू आती वो पुट करनी पड़ जाती है ना। तो ये 3 इंटू 10⁸ है। किसी भी वेव की इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर दीजिए, उस वेव की स्पीड आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से इंटेंसिटी निकाल लीजिएगा बच्चों, और कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। तो ये जो भी आएगा इसको हम 4.4 लिख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4.4। तो इंटेंसिटी आ गई आपकी 4.4 इंटू 12 इंटू 10 की पावर कितना, 8 10 12, 10 की पावर हट गई, 4.4 इंटू 12, तो 12 इंटू 48 53 पॉइंट समथिंग। हाँ तो ठीक है, 53.1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। आ जाइए बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज वैलिड फॉर टाइम वेरिंग कंडीशन बट नॉट वैलिड फॉर स्टैटिक कंडीशंस। तो स्टैटिक कंडीशन में ये तो होता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल, ये नहीं होता, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बाई डी टी, ये फैराडेज लॉ है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, ये तो तभी होगा ना जब मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, है ना। तो ये वैलिड नहीं है यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन में। टाइम वेरिंग कंडीशन में ये एप्लीकेबल है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, तो लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल माइनस डेल फाई बाई डेल टी के बराबर होता है। आ जाइए बच्चों, 4 मैक्सवेल इक्वेशन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है उन्होंने पूरी 12वीं की पहली किताब को 4 इक्वेशन में लपेट दिया था। वो 4 इक्वेशन पूछना है कौन सी है ना। तो इसमें से जो हम जानते हैं पहले वही देख लेते हैं। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वही होता है, लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ए का 4। वाह वाह क्या मैचिंग करवाई है, ए का 4 भाई, ऑप्शन नंबर सी मैच हो गया। हाँ। बी फैराडेज लॉस, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए 0 होता है, जिस इंडिकेट्स मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। और एम्पियर मैक्सवेल लॉ, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी म्यू नॉट आई डी यही होता है ना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो डी मैचिंग विद 3, सी मैचिंग विद 2, बी मैचिंग विद 1, ए मैचिंग विद 4। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बच्चों। ये तो बहुत ही आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज में से। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव शुड बी अलोंग नेट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अलोंग नहीं होता, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये गलत है, चलो भाई चलो, ये गलत है, बहुत बढ़िया। बी द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो ये तो हट गया, फिर बी सही है। सी देखिए, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, गलत, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, सी भी गलत है, सी भी गलत। तो बी और डी करेक्ट हो गया, डी चेक करे बिना ही पता लग गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है डी। ई वाला, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड को हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, तो ई भी गलत हो गया बच्चों। आई होप आप समझ गए, है ना। ये थे बच्चों 2021 से 2025 के जेई मेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ शानदार सेलेक्टेड 16 क्वेश्चन।
अगली वीडियो में फिर हम जेई मेन क्लास 11th के स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ये चीज़ें हर रोज़ एक चैप्टर आपको जेई मेन, जेई सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ करा दूँ। 30 मिनिमम क्वेश्चन, 45 मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे किसी भी चैप्टर में। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और साथ में कुछ केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आईओसी और ओसी में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पक्का फंसते हैं पेपर में, वो सीरीज़ लेके आता हूँ आपके लिए बहुत क्विकली। थैंक यू सो मच।